हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आप लोगों का क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण का लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अम्ल वर्षा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिड रेन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल वर्षा के बारे में, जानेंगे बहुत सरल तरीके से कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर का समापन करेंगे। फिर हम लोग इस चैप्टर से एक वीडियो और आएगा जिसमें से ये अभ्यास का प्रश्न जितना भी है इसमें सबको एक साथ और एक ही वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय की ओर। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का आज का टॉपिक अम्ल वर्षा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। अम्ल वर्षा सामान्यतः वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, यानी कि जब वर्षा का जो जल रहता है उसका जो पीएच मान नॉर्मली 7 रहता है। ठीक है, किंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसों के विलय होने के कारण उस जल के पीएच मान में कमी आ जाती है। ठीक है, आप सभी को पता है हमारे वातावरण में यानी कि जो वायुमंडल उसमें कई प्रकार के दूषित गैसें हैं। ठीक है, जैसे कि गाड़ी मोटर से निकल रहा है वो धुआं, वो सब। ठीक है, और वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इन सब के कारण जो वर्षा का जल रहता है, ठीक, वो नीचे आते आते उसका पीएच मान में क्या हो जाती है, कमी होने लगती है। ठीक है, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको तो एक चीज़ पता हो ही गया कि जो वर्षा का जल, यदि कोई पूछेगा कि जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है, ऐसे करके यदि बोलेगा तो 5.6 इसका एग्जैक्ट इसका क्या है, पीएच मान होता है। ठीक है, और ये जो पीएच मान 7 होता है, ठीक है, वो तो नॉर्मल जल का रहता है। लेकिन जब वर्षा का जल हमारे नीचे में आएगा तो नीचे में जब ज़मीन पे आएगा तो इन सभी गैसों के संपर्क से होते हुए आएगा, यानी कि वातावरण में जितने भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सब से क्या करते हुए आएगा, क्रिया करते हुए आएगा, तो उसका पीएच मान ऐसे ही ऑलरेडी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो वर्षा का जल का पीएच मान कितना रहता है, 5.6 रहता है। यदि एग्जाम में ऑप्शन में आएगा तो एग्जैक्ट बोलेगा तो 5.6। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा के जल के पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि जो अम्ल वर्षा है इसका मुख्य कारण है ईंधन के दहन, यानी कि हम लोग लकड़ियों को जलाते हैं। ठीक है, कूड़ादान में कूड़े को भी आग जला देते हैं। ठीक है, और इन सब से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। ठीक है, साथ ही वनस्पति के सड़ने तथा ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न गैसें भी इसका एक कारण है। किसका कारण है, अम्ल वर्षा का कारण है। ठीक है, यानी कि वनस्पतियों का सड़ जाता है तो फिर उसमें से विषैली गैस निकलती है। ठीक है, और ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से भी जो उत्पन्न गैस होता है, यह भी एक कारण है अम्ल वर्षा का। ठीक है, ये गैसें जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो कौन से गैस, ये यहाँ पर जो दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें जो है जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो आइए यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये गैसें बनाती है। ठीक है, और अम्ल वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में मौजूद रहता है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, और जल, जब जल जो है ऊपर से यानी कि बादल में क्या रहता है, वाष्प रहता है। ठीक है, वही क्या जल बनकर नीचे गिरता है। ठीक है, तब बोल सकते हो जल वाष्प या जल जो वातावरण में मौजूद रहते हैं वो दोनों आपस में क्रिया करके, कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ठीक है, तो दोनों आपस में क्रिया करके H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, H2CO3 को कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 2H2O प्लस O2, यानी कि 2H2O को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जब इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है। ठीक है, यानी कि वातावरण में ये भी मौजूद होते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी मौजूद रहते हैं, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती हैं जो कि अम्लीय होता है। ठीक है, और अम्ल वर्षा के मुख्य कारण बनता है। और इसी प्रकार यहाँ पर है सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया जब जलवाष्प से होती है, ठीक है, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जलवाष्प से या जल से होती है। ठीक है, यानी वर्षा के जो जल से होती है तो हमें देखने को मिलता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, और NO इसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर अम्ल बन रहे हैं वह जब बारिश होता है तो सभी साथ में वर्षा के जल के साथ क्या होता है, नीचे आता है, और यही अम्ल वर्षा के कारण बनते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से अम्ल है अम्ल वर्षा के कारण में,
तो यहाँ पास कौन कौन सा अम्ल हम देखें, यहाँ पास H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल, SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये सब क्या है अम्ल वर्षा के कारण है, जो कि जल के साथ क्रिया करके या फिर जल में घुल के ये अम्ल बनाती है। ठीक है, यह जल पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वनस्पतियों, प्राणियों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ये जो अम्ल वर्षा का जो जल है, अम्ल वर्षा यानी कि जो उसमें उसका pH मान क्या रहता है, 5.6 से कम रहता है, यानी कि उसका क्या रहता है, अम्लीय रहता है। ठीक है, तो जब वो अम्लीय रहेगा तो हमें हमारे वातावरण का, वनस्पतियों को, प्राणियों को और बड़े बड़े इमारतों को यह क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, वनस्पतियों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, जब अम्ल वर्षा जो होता है, ठीक है, जब वो पेड़ पौधे में पड़ता है तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, विकास रुक जाता है, कई पौधे तो मुरझा जाते हैं। ठीक है, कई पौधे क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और प्राणियों के लिए यानी कि हम सभी मनुष्य और जितने भी पशु वगैरह सब होते हैं, जीव जंतु, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि श्वसन संबंधित बीमारियां होने की संभावना रहती है अम्ल वर्षा के कारण। और इमारतें जैसे कि ताजमहल है, ठीक है, और संगमरमर से बने पत्थर और कई प्रकार के पत्थर को क्या करता है, क्षति पहुँचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये अम्ल वर्षा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर इन सभी को साथ में लेकर मैं इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन बता देता हूँ। खैर, आप इतना सब कुछ को भी लिख दोगे तो फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन इन सब को मैं इंक्लूड करके यहाँ पर एक डेफिनेशन बनाया हूँ, जिसे आप लोग जब एग्ज़ाम में पूछेगा अम्ल वर्षा क्या है करके, तब उसे आप आसानी से बता सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से है, वर्षा का सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सामान्यतः वर्षा के जल का pH मान 7 होता है। ठीक है, जब वायुमंडल में मौजूद गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल बनाता है, जैसे कि H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, जिसके कारण वर्षा का जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है और यह अम्लीय जल पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरता है। तो इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अम्ल वर्षा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अब यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ आप लोगों के लिए नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। अब लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित लवण में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए बोला है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है समझाइए बोला है। और तीसरा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अधिकता जनजीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो सबका आंसर मैं अच्छे से बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक पहचानने के लिए बोला है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर लवण कुछ दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड दिया गया है। ठीक है, जो कि अमोनियम क्लोराइड जो है यह प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या है, बनता है। ठीक है, चूँकि अमोनियम क्लोराइड है, इसमें से जो अमोनियम है, ठीक है, NH4 जो है क्षार से प्राप्त हुआ है, इसलिए क्षारीय मूलक इसका NH4 हो जाएगा। और अम्लीय मूलक यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यहाँ पर Cl बना है, ठीक, इसलिए इसका जो है अम्लीय मूलक Cl हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर एक लवण है, जो कि उदासीन लवण है, जो कि प्रबल अम्ल नाइट्रिक अम्ल और प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो लवण का इसका धन आयन जो है वो क्षार से प्राप्त होता है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका क्षारीय मूलक क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा K। और इसका जो अम्लीय मूलक जो है यानी कि NO3 जो है नाइट्रिक अम्ल से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका जो अम्लीय मूलक है वो NO3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से NH4 जो है क्षारीय मूलक हो जाएगा। ठीक है, NH4 क्योंकि यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना है। ठीक है, और CO3 जो है दुर्बल अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका जो अम्लीय मूलक है CO3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट में आपका क्षारीय मूलक कैल्शियम हो जाएगा और अम्लीय मूलक SO4 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है समझाइए। ठीक है, यानी कि जो पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वह एक तटस्थ या उदासीन या नेचर लवण होते हैं। जब एक प्रबल अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक प्रबल क्षार जैसे कि यहाँ पर लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संयोग से क्या है, ये बनता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब ये दोनों आपस में क्या करेगा, संयोग करेगा, तो हमें पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, इसका जलीय विलयन तटस्थ यानी कि इसका pH मान 7 होता है, इसलिए यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। ठीक है,
तो इसका प्रकृति के बारे में पता चल गया। या चूँकि इसका जो pH मान कितना रहता है 7 रहता है, इसलिए और ये उदासीन क्यों है, क्योंकि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में संयोग करते हैं तो जो बनने वाला लवण रहता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था इसके बारे में, ठीक है। तो इसका जो pH मान क्या आ रहा है 7 आ रहा है, क्योंकि ये तटस्थ है इसलिए इसका pH मान क्या रहेगा 7 रहेगा। तो जब ये उदासीन है तो ना तो ये क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा, नहीं क्षारीय रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता जनजीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये तीनों गैसें जो है वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और यही यानी कि यही गैस जो है वो अम्ल वर्षा का क्या बनती है, कारण बनती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में किस प्रकार से प्रभावित करती है। इन गैसों की अधिकता से अम्ल वर्षा होती है, ठीक है, जो मानव जीवन एवं पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव डालती है। तो आओ देख लेते हैं किस प्रकार से प्रभाव डालती है। यानी कि आप बस ये जो पॉइंट है इसको आप लोग अम्ल वर्षा के प्रभाव में भी आप इसको लिख देना, ठीक है। वही 6 अम्ल वर्षा ही पढ़ रहे हैं, समझो यहाँ पास भी। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो अम्ल वर्षा का। जब सांस की बीमारियाँ, ठीक है, इससे सांस की बीमारियाँ होती है, जैसे कि दमा और ब्रोंकाइटिस, इस प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिलती है। और आँखों में जलन होती है, ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण। और वनस्पति पर प्रभाव, यानी कि वनस्पति में प्रभाव इस प्रकार से डालता है कि जो पत्तियाँ रहती हैं पेड़ पौधे की वो झुलस जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। जल और मिट्टी पर प्रभाव, जल का pH मान कम हो जाता है, मतलब जल अम्लीय हो जाता है, ठीक है। और मिट्टी की उर्वरता घट जाती है, यानी कि जो मिट्टी रहता है उसकी जो उपजाऊ रहती है, यानी कि जो क्षारीयता रहता है वो कम हो जाती है और मिट्टी क्या हो जाता है, अम्लीयता हो जाता है, जिससे फसल में अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता। और यहाँ पर भवन और मूर्तियों को नुकसान, यानी कि संगमरमर के पत्थर जैसे का क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है। जैसे कि ताजमहल को क्षति, यानी कि जो ताजमहल है वो संगमरमर पत्थर से बना है। तो अब देखोगे कि जो ताजमहल जो हमको दिखने में हालांकि क्या दिखता है, वाइट कलर के दिखता है, लेकिन वो पूरा पीला पड़ गया ना, इसे अम्ल वर्षा के कारण, ठीक है। और बड़ी इमारतों का जो क्या है उसकी दीवार को क्या करता है, डैमेज करता है, कलर जो उसका जल्दी से उड़ जाता है अम्ल वर्षा के कारण। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम आपका ये अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण की समापन करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभ्यास के प्रश्न जितने भी है उसको मैं करा दूंगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।